श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर जो आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उस पर मेरे विचार प्रकट करने के लिए समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका पहला शुरू में धन्यवाद कहता हूँ। खास करके ये बजट कोरोना काल में आया हुआ है। सारा विश्व जिस कोरोना से संक्रमित था, ऐसी स्थिति में भारत भी उसी स्थिति में जा रहा था, और इस स्थिति में जो बजट पेश हुआ है उसमें लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी। आंकड़े तो बहुत सारे अच्छे भी आए हैं, लेकिन क्या आंकड़ों से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, इसकी शंकाएं मन में आती है। कोरोना के बारे में खास करके शुरू में जो अभी आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल व परसों वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं उनको धन्यवाद जरूर दूंगा, लेकिन याद रखिए कि उस वक्त राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत गर्व है सर कहने के लिए कि सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई संक्रमित कोरोना से था तो महाराष्ट्र राज्य था, सबसे ज़्यादा संक्रमित कोई शहर था तो मुंबई शहर था। और उसी वक्त वंदनीय शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना ध्यान उसमें दिया कि आगे चलकर कोरोना मुक्त अभी मुंबई हो रही है, उसकी सराहना WHO ने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की सराहना की। वो सबसे बड़ी बात है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसकी दखल लेकर उनका अभिनंदन किया कि इतना अच्छा काम राज्य की सरकार ने किया, और इसी तरह सारे राज्य काम करते आए। केंद्र की सरकार ने बहुत सारी मदद भी की, और वो उसी वक्त दोनों ने अच्छे काम किए हैं। ये न भूलना कि राज्यों का भी समर्थन बहुत अच्छी तरह मिला। आपने आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज़्यादा बात की, और उसमें आज मुझे दुख सबसे ज़्यादा है सर। मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुना, लेकिन उस भाषण के ऊपर किसानों की बात जब आई तो बहुत दुख इस बात का हुआ। हो सकता है आप विजनरी हैं, आप आगे चलकर देख रहे हो पीछे क्या हुआ उसी तरह नहीं चलना, आपकी अलग राहें होगी, हो सकती है। कुछ लोग पुराने ख्यालात के हुए हो सकते हैं, लेकिन ये न भूलना कि आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी कहना अपमानित न करो। हो सकते है उसमें कुछ अराजक तत्व आए होंगे, लेकिन वो उन अराजक तत्वों को ढूंढना आपका काम था और उनको रोकना भी आपका काम था। लेकिन जो लोग उसकी मांग कर रहे उनको हम कहेंगे दहशतवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये अवमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आज भी फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इसमें उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज अच्छा एक उत्तर भी दिया है, अच्छी है, लागू करें ना लागू करें, ले ना ले, हमने विकल्प दिया है। लेकिन विकल्प देने के बाद एक बात सबसे बड़ी दुख की बात मुझे क्या लगी, करीबन 200 किसान मर गए। यहाँ सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी को पूछता हूँ, अगर एक आदमी में मरता किसी आंदोलन में रेल में के अंदर तो वो दिन याद आते हैं। अगर एक आदमी की भी, इंसान की भी मृत्यु रेल में हुई तो रेल के मंत्री ने इस्तीफा दिया था। आज 100-150 के ऊपर लोग मृत्यु हुए और हम आंसू भी नहीं बहते, करुणा भी नहीं व्यक्त करते, खेद भी नहीं व्यक्त करते। ये मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं आपको खुलेआम कहता हूँ, बहुत बुरा लगा है। और मैं आपको फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग जाकर कहो, बुलाओ उनको। हो सकते है वो असमंजस है, आप समंजस हो ना, बुलाओ उनको। वो नहीं सोचो कि उनका निवेदन आया नहीं, भाई क्यों बुलाऊं, बुलाओ। लेकिन ये मत रोको कि हम कीले टोके रास्ता रखे, फेंस करके रखा है, पानी बंद कर दिया है, टॉयलेट बंद कर दिया है। उस दिन एक पानी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे वो सब महिलाएं उसके अंदर रगड़ गई, वो अच्छा नहीं लगा सर। इसलिए प्रार्थना करता हूँ शुरू में ही कि माननीय प्रधानमंत्री उसमें ध्यान दे, उनको बुलाए और या जल्दी से जल्दी ये काम करें। सर मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से आता हूँ जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही। मुंबई शहर का टेक्सटाइल हब था और वो उसकी पावर थी उसकी। मुंबई शहर वाइब्रेंट था, द वाइब्रेंसी हैड कम फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द पोर्ट, Mumbai port. Those were the workers which brought the vibrancy to the Mumbai city. Today both these things have gone down and almost closed down. But none of the government is not moving that. Yesterday they announced a textile park. I demand माननीय निर्मला सीतारमण जी से मेरी प्रार्थना है कि टेक्सटाइल पार्क की बात करोगी, मुंबई शहर न भूलना, वहाँ टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है। लेकिन उसी तरह टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल की जो उनकी बिल्डिंग्स है NTC की, उनकी मालकान हक है और पुरानी इमारतें ढहने को आई हैं, गिर रही हैं,
ना उनकी नीति बनती है, ना अनुमति देते, और डब दोहरी नीति है। कुछ लोग जहाँ ज्वाइंट वेंचर किया भास्कर नाम के कंपनी से, वो भास्कर लेके बैठा है, कहीं कोहिनूर मिल करके उसमें किसी ने टावर बना के रखा है। तो हम क्यों नहीं करते उन गरीबों को जिनकी चालें अभी गिरने को आई है, तो क्यों नहीं उसके लागे आगे बढ़ते? टेक्सटाइल पार्क बनाते हो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते ना, तो वो भी करो। उनके कोई मकान बड़े नहीं है, जगह आपके पास है, या तो आप करो, या तो उनको करने दो, या तो ज्वाइंट वेंचर करो। लेकिन कुछ भी ना करे, ये कोई सरकार की नीति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है टेक्सटाइल के बारे में। आपने मेट्रो रेल की बात की, दुर्भाग्य इस बात का लगा कि अच्छा होगा, हमारे महाराष्ट्र के नासिक को दिया, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर को दिया, लेकिन नासिक की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की इसलिए दिया, नागपुर की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे इसलिए दिया। मुंबई को क्यों नहीं दिया? मुंबई को क्यों नहीं दिया? अब मुंबई की मेट्रो रेल के समय में आप जानते हो कि वहाँ मेट्रो कार शेड का बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई। वो सॉल्ट लेक की सॉल्ट पैन की लैंड निकली। क्या केंद्र सरकार बड़ा डील नहीं कर सकती? एक अच्छा तुम विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ में क्या आप एक कदम आके नहीं कह सकते? अच्छा काम कर रहे हो, मेट्रो रेल के लिए जगह चाहिए, खाली पड़ी हुई है, सॉल्ट पैन के दे दो, वो कार शेड बनेगी। नहीं किया सर, नहीं किया आपने। मेरी प्रार्थना है ऐसे राजनीति न खेलो, ऐसी स्थिति में आप उनको दे दो। लेकिन आपने धन कैसे बांटा? सड़कों के लिए भी पैसे बहुत दिए, रेल के लिए भी बहुत दिए, लेकिन जहाँ चुनाव वहाँ धन का वर्षाव, ये नीति आपने अपनाई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहाँ चुनाव है वहाँ धन का वर्षाव, राजनीति हो सकती है, समझ भी सकता हूँ, स्वाभाविक भी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन दूसरों के ऊपर अन्याय करके न करो, वहाँ भी न्याय दे दो, उसकी सराहना हो सकती है। सर, आपने एक बड़ी नीति जो अपनाई है प्राइवेटाइजेशन की, 2014 में 7 में था। मैं माननीय राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते समय मेरा पहला भाषण था, और मैंने उस वक्त कहा था कि सारे पीएसयू को सुरक्षित करो, सक्षम करो, ताकतवर करो। उल्टा कदम रहे सब, सभी को बेचने का बात है। बेचना आसान है, बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुशलता है, वही कौशल्य होगा। वो बचा पाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर अच्छा था। बेचना क्या है? मर गया पेशेंट, मर गया तो क्या हो गया बड़ा, लेकिन पेशेंट को बचाना वही कुशलता होगी। आपने जो कदम उठाया है एयरपोर्ट के बारे में, भारतीय बीमा निगम कंपनी के बारे में, मुंबई के बंदरगाह के बारे में, JNPT बंदरगाह भी उसमें है। इतना बड़ा अच्छा बंदर जो पूरे भारतवर्ष में गिना चुना जाता था, उस बंदरगाह पे आपका ध्यान क्या है? प्राइवेट करोगे? करो। कब करोगे? कब रोजगार निर्माण होगा? मैं रविशंकर जी आपको खास के नाम लेकर बोलता हूँ। अब हम जब एक सारा निर्णय लेते हैं ना, कभी तो सोचो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। I feel my government is never have ever thought of a social impact. The moment you close down one industry, thousands of people become jobless. And in middle age, if they are jobless, what will they do, sir? At the age of 40s, neither they can go back, nor they can go forward. And what we are giving to them? VRS के पैसे आज भी MTEL के बचे हैं, अभी भी कुछ पैसे बचे नहीं मिला, लेकिन बाकी कंपनी तो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? रोजगार निर्माण होना चाहिए कि नहीं? हम रोजगार शब्द का प्रयोग इतना आसानी से करते हैं, नौकरी और रोजगार में फर्क है। आखिर में आऊँगा, अब एक बड़ा रिपोर्ट मेरे पास आया हुआ है, वो इसलिए मैं कहता हूँ। उसी तरह बंदरगाह में मछली चलन के लिए आप कर रहे, आप मछली पालन के लिए, लेकिन यही एयर इंडिया थी जो वंदे भारत करके लोगों को लेके आई। आज उसके ऊपर अपना प्यार होना चाहिए। हम आंसू बहाते तो हमारे आंसू दिल के आंसू होते, दूसरे के आंसू नकराश्रु होते, मगरी के आंसू होते हैं। ऐसा मत सोचो, क्रोकोडाइल आंसू मत कहो। उनको जब एयर इंडिया बेची जाएगी ना, तो मेरे जैसे आदमी को भी रोना आएगा। न कि मैं एयर इंडिया का कभी एम्प्लॉय था, न मैं आज भी हूँ, लेकिन मुझे रोना आएगा कि एक भारत का सम्मान था, गर्व था, घमंड था, उसको देखता था एयर इंडिया की, उसको बेचे जा रहे हम लोग। वो अच्छी बात नहीं लग रही है। कुछ तो सोचो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। 10-10, 20-20 बरस वहाँ के बच्चे टेम्पररी करके काम कर रहे, वही तनख्वाह, कुछ नहीं है। अब बाद में क्या होगा सोशल इम्पैक्ट? हम क्या पेंशन देते हैं, 1000 रुपया, क्या होगा उसका? ये सर आधा अधूरा अंधानुकरण चल रहा है हमारा पश्चिम राष्ट्रों में। वहाँ सर अमेरिका में अगर रिटायर्ड हो गया तो पेंशन भी मिलती है, स्वास्थ्य की सारी जिंदगी भर जिम्मेदारी सरकार उठाती है। हम करते हैं? हमने 75 वर्षों वाले हमारे बुजुर्गों के कह दिया इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है। कितने लोग हैं 75 वर्ष वाले? बताओ तो सही।
आपने अभी अभी कहा 6 लाख कुछ करोड़ लोग हैं जो अभी इनकम टैक्स भरने लगे हैं। 75 वर्ष वाले अगर 65 करते तो मैं समझ सकता। और वो भी कौन है, क्या पेंशन मिलती है उनको? कोई बिजनेसमैन होगा उसकी बात आएगी, बाकी लोगों को क्या मिलता है कि जो इनकम टैक्स भरेगा? तो इसके ये सब सुपरफिशियल है जो एड्रेस है वो अच्छा नहीं लगता। मछली की पालन की बात कर रहा था, 4300 मुंबई में बोट्स अभी डॉकिंग हुए हैं। 2000 करोड़ की मछली पड़ी हुई है। चाइना वॉज दी उनका बड़ा ग्राहक था। मुंबई और वेस्टर्न कोस्ट, इवन गुजरात, they were exporting around 50% of the fish to China. Now that issue I can understand as a national spirit, but then what is the solution for them? हम अपने मछुआरों को क्या कर रहे हैं? उनको सुरक्षित कैसे कर रहे हैं? उनको कोई सहाय दे रहे कि नहीं रहे? बजट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाइए, अच्छी बात है ना? हाल ही में पता है आपको राष्ट्रीय नीति अपना मछुआरों के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जो वो बता देना, आप जवाब देना, अच्छी बात है। हमने जैसे मैंने पीयूष की बात की, हाल ही में सब अध्यक्ष मोदी चेयरमैन सर 18,000 करोड़ रुपया HAL को देना था, यहाँ से जाना है, अभी तक गया नहीं। और डिविडेंड देने के लिए भी HAL को 1,000 करोड़ रुपया कुछ लोन लेना पड़ा। इट्स नॉट फेयर। This money has to go to that. That is also a public sector company. And आपने अभी बहुत सारे जहाज बनाने के काम दिए उनको, लेकिन वो अच्छा काम है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक ही वाक्य कहूँगा, CBSE को स्टैंडर्ड पकड़ के एटलीस्ट मिनिमम कुछ सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स, साइंस, जो खास करके JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, उसका करिकुलम आप किसी भाषा में हो लेकिन वो सेम रखिए, ताकि बच्चे जब उस एग्जाम के लिए बैठते तो गांव के बच्चे पीछे रहते हैं। ये करिकुलम के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे, बाकी सारे आपने लिबर्टी दे दी है, ये करिकुलम उसमें अगर आगे जाएगा तो गांव के बच्चे भी आगे जाएंगे। सर, आपने गोवा की स्वतंत्रता दिन 375 वर्ष 60 वर्ष हुए, इसके लिए 300 करोड़ रुपए दे दिए, स्वागत करता हूँ। लेकिन पता है गोवा मुक्ति आंदोलन किसने किया था? गोवा मुक्ति आंदोलन पहले गए हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, फिर SM जोशी, नागा गोरे, ये सारे, मतलब इतने बड़े धुरीन थे ना सर। गोवा मुक्ति आंदोलन का सेंटर मुंबई, मोहन राडे, SM जोशी, नागा गोरे, शिरूभाई लोमिये, महादेव शास्त्री जोशी, केशवराव जेदे, मधु दंडवते, जयंतराव टिळक, त्रिदेव कुमार चौधरी थे। उस वक्त भी सर मेरा ध्यान है। No, I am talking about Tridev Kumar Chaudhary, veteran member of this house, who was in the liberation movement of Goa. No, I do agree. But then see that what I want to say about anything else, उसमें मुंबई was the center. Some of the ladies, जिनमें मंदा याड़गी, कमला उपस्नी, प्रभा साठे, शांताराव, इन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये अमिचंद गुप्ता, बाबूराव तोरात, उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये महाराष्ट्र से हुआ। उसी समय महाराष्ट्र के भी निर्माण चल रहा था, और महाराष्ट्र को भी 60 साल यही 2020 में हुए, 1960 से लेकर। महाराष्ट्र की सरकार को आपने कुछ नहीं दिया। पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली, महाराष्ट्र को भी वैसे ही 106 लोगों ने अपने प्राण अर्पण करने के बाद में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, आपने नहीं दिया। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आगे चलकर सब न्यायपालिका के बारे में अपने मुद्दा किया। सर क्या बोलूँ न्यायपालिका में? ठीक है, उसने उनकी भाषा में कहा। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। किसी एक आदमी के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय इतवार को खुलता है, और गरीबों को न्याय देते समय आपको उदाहरण देता हूँ। मुंबई में के जाम मिल के 4 दुकानदार, छोटे दुकान, गरीब लोग हैं, ज़्यादा कमाई नहीं है, उनका NTC ने इतना किराया बढ़ाया कि पूछो। मैं बोले इतना बड़ा किराया कितने देंगे? नहीं कर सकते इसे, थोड़ा किराया कम करो। वो देते गए, वो लेते नहीं गए, कानूनन उनको प्रचा नहीं थी। आगे चलकर किराया देना रुक गया, गलती है। लेकिन उसको लेकर विषय सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। कोरोना काल में बोर्ड पे केस आ गई, 4 दुकानदारों को रास्ते पे लाया, रोजगार निर्माण हुआ। ये कोई तरीका है क्या? ये सर्वोच्च न्यायालय, 4 दुकानदारों की केस, गरीब, क्या गुनाह क्या है? किराया नहीं दिया। NTC भी उसके लिए जिद करके बैठी। मैं माननीय स्मृति ईरानी को कहते, वो भी बेचारी मदद करती, लेकिन नहीं हुआ। बोली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर मैं क्या करूं, खाली कर दिया। अब मैं सरकार को प्रार्थना करता हूं, कैसे निर्णय होता है? अर्णव गोस्वामी के लिए इतवार को खुलता है, उनके लिए ऐसा न्याय मिलता है। ये न्यायपालिका के बारे में आप ध्यान नहीं दिए। आपने 23 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें से हमें क्या मिला? महाराष्ट्र के GST के पैसे 25,000 करोड़ रुपए आज भी आने हैं, अभी तक आए नहीं हैं। कब मिलेंगे मालूम नहीं। भारी वर्षा, चक्रवात, निसर्ग चक्रवात,
किसानों का उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद कुछ महीनों के बाद अपने यहाँ से अधिकारी गए, सब आया सूखा होने के बाद, दूसरी फसल लगी तब जाके देखने के लिए 2 महीने के बाद में देखने के कि अकाल में कितना नुकसान हुआ। अरविंद सवंत जी। अच्छा नहीं लगा, ये भी आपके लिए हम ध्यान में लाता हूँ। सवंत जी, महोदय प्लीज आखिर के दो महत्वपूर्ण विषय बहुत गंभीर है, इनके लिए भी अच्छे है, मेरे लिए नहीं, सरकार के लिए, देश के लिए अच्छे है। मैंने ITI इंडस्ट्री का इस्तेमाल करूं सर, मेरे पास 2 ही मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत गंभीर है। इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज देयर वेल्थ बाय विषमता निर्माण। अच्छा है, आज भी प्रधानमंत्री बोले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वेल्थ होना अच्छा है ना, कौन ना बोलता है। मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि माननीय टाटा जी उनको बिजनेसमैन कहते हैं, ऐसे बड़े बिजनेसमैन अर्न ₹90 crore an hour during pandemic when around 24% of the people in India were earning under ₹3,000 a month. It says, this is Oxfam report. That report is saying like that. Indian billionaires increased their wealth by 35% during the lockdown to ₹3 trillion, ranking India after US, China, Germany, Russia and France. Out of this, the rise in fortunes for the top 100 billionaires since the lockdown in March is enough to give everyone of the 138 million poorest Indian people a check of ₹94,045 each, according to Oxfam Inequality Virus Report released on the opening day of the World Economic Forum in Davos. Yes. The wealth of the top 11 billionaires during the pandemic would easily sustain the Manregas. It recommended reintroducing the wealth tax and effective one-time COVID-19 cess of 4% on taxable income of over ₹10 lakh to help the economy recover from the lockdown. It's good for you. The report also delved deeper into different forms of inequalities, including educational, gender, and health, which meant that the facility to wash hands and maintain distance, essential to prevent the spread of coronavirus, was impossible for a majority of the people. According to the report, only 6% of the poorest, 20% have access to non-shared sources of improved sanitation. Yes, Arvind ji. Compared to 93.4% of the top 20%, 59.6% of India's population lived in a room or a less, which meant that protocols necessary to prevent the spread of COVID cannot be followed. Now, please Still, conclude, sir, please. एक report है, वो भी एक please don't quote, you just tell the point. 2 minutes, 2-3 minutes. You just tell the points, don't read it. For God's sake, it's very important. Till October, it's a very serious thing. Till October, 32 crore students were hit by closure of the school, of whom 84% resided in rural areas and 17% attended government school. Oxfam India surveys across 5 states said that close to 40% of the teachers in government school feared that the prolonged school closure might lead to a third of the students not returning once school reopened. अभी last का एक ही. सर एक ये इंटरनेशनल है. Please सर don't. एक बात आपको भी मैंने जैसे HL का कहा. अरे भाई पूरा करने दो. Arvind ji, जवाब देना. You have already exhausted the सर time. एक please. And one more member from your party, please. सर arbitration का एक 1.5 मिनट के अंदर. It is very important. Please for God's sake. Within 1 minute I'll come. Sir, Keynes Energy threatens to enforce arbitration award against Indian assets overseas. अभी Indian assets को Keynes कंपनी, अरे भाई बहुत गंभीर आपके लिए बता रहा हूँ. बोलिए अपनी इज्जत जाएगी. Please. Keynes कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट में अभी जो उनको अवार्ड मिला आर्बिट्रेशन से, that award is Crane Energy has begun to take steps to identify Indian assets overseas against which it can enforce the $1.2 billion award it won last month in a treaty arbitration case against the South Asian nation, according to a letter seen by Reuters. Thank you. Now this is very important, sir. Thank you. अगर ये पैसा आपने नहीं दिया, वो उसने फ्रांस भी सारे राष्ट्रों को संपर्क किया है, अपने हवाई जहाजों को, अपने शिप्स को वो अरेस्ट करने जा रहा है, अपने एसेट लेने जा रहा है. एक वाक्य तो पूर्ण कर दो सर. वो एसेट लेने जा रहा है और वो एसेट अगर जग गए, पूरा करो. कोर्ट में जाने के लिए हमारे वकील ने कहा नहीं जाओ, अपना नुकसान होगा.
देश की इज्जत जाएगी। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं सर कि ये इज्जत बचाओ, क्योंकि केन्स कंपनी आपके खिलाफ जा रही है। और इसलिए मैं कहता हूं ये बजट मतलब इतना ही है कि हमारे एक वाक्य है हमारा, बजट नहीं सबसे बड़ी सरकार की सेल है। हमने विश्वास रखा, यही हमारी भूल है। और ये भूल ना हो, मैंने अभी जो आखिर में बोला है वो सबसे ज़्यादा महत्व है। ये आर्बिट्रेशन का अपने गडकरी साहब ने भी पैसा देने की बात की, वो पैसे अगर दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर रस्ते का काम करेगा, वो भी नहीं मिल रहे। अरविंद जी, आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी इस पे ध्यान देंगे। आपने मुझे समय दिया, आपके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।